नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश के इतिहास में कई ऐसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें सही स्थान और सम्मान नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि इतिहास के पन्नों में इन वीरों का योगदान प्राप्त रूप से दर्ज नहीं हुआ और उनकी वीरता संघर्ष का महत्व आज भी कई लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे योगदानों को मान्यता देने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आम जनता और विशेष रूप से छात्रों से अपील की है कि वे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को जानें और उन्हें याद रखें। अनेकों ऐसे वीर हुए जिनको इस देश की इतिहास के पन्नों पर जगह जितना मिलना चाहिए उतनी मिली नहीं। मैकाले की शिक्षा पद्धति में हमारे जो वास्तव में यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे वो कहीं ना कहीं स्थान पाने में वंचित हुए। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली के जगह पर नई शिक्षा नीति लाए हैं जिसमें शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी है। और हमारे ऐसे महापुरुषों जिनको इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिला उनको भी महत्व दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। आप सबको मालूम है कि इसी तारतम्य में हमारे रायपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उनको जगह इतिहास में मिला नहीं था और आज उनके लिए हम लोग म्यूजियम बनाए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जो सोना खान के जमींदार थे जिनको रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दी गई, गेंद सिंह नायक, गुंडाधुर, ऐसे 14 आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिनका इतिहास में कहीं जगह नहीं था। लेकिन आज हम लोग ट्राइबल म्यूजियम बनाए हैं जिनका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नवंबर को प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के महुआ स्थित सतनाम भवन परिसर में विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने धार्मिक विधि विधान के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर पावन बतादे की धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा अर्चना कर गुरु घासीदास बाबा का पुण्य किया और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु और सामाजिक बंधुओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि गुरु बाबा का मनखे एक समान का संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पदयात्रा समाज में सद्भावना और भाईचारे को और भी मजबूत करेगी। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में मैं सतत नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और सतनाम समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरोधपुरी तक 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। और जिस तरह से पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे मानव समाज को मनखे एक समान का संदेश दिए थे और समाज सुधार का काम भी किए थे, उन सब बातों को गुरु खुशवंत साहब 5 दिन की यात्रा में लोगों के बीच में रखेंगे। बीच में रात्रि विश्राम भी है, वहाँ पर समरसता भोज वगैरह का भी आयोजन है। तो बहुत अच्छा इस पदयात्रा का एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि
अब महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बन चुके हैं। सीएम साय ने लिखा कि यह मैतारी सदन महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। प्रदेश में अब तक कुल 136 मैतारी सदन तैयार हो चुके हैं, जिनमें महिलाएं एक साथ मिलकर अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा तय कर रही हैं। रायपुर में 22 फरवरी 2026 को बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित उनके निवास पर रात 8 बजे होगी। इसमें बीजेपी के सभी विधायक और मंत्री शामिल होंगे। और बता दें कि 23 छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बैठक का उद्देश्य सत्र की तैयारी पर फोकस रहेगा। विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। बजट सत्र की रूपरेखा, सरकार की प्राथमिकता और सदन में प्रभावी प्रस्तुति पर चर्चा होगी। यह बीजेपी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है और इसके साथ ही 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा, जिस वजह से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नगर पालिका द्वारा स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति का अनावरण किया है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन साहस, रणनीति और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह महाराज के आदर्शों को याद रखें और युवा पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाएं। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन ने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित किया है, जिसमें नागरिक और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। यह मूर्ति शहर के प्रमुख स्थल पर स्थापित की गई है, जिससे आने वाले समय में यह संस्कार और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए कीमत के अंतर की 10,000 करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों के खातों में समय पर जमा की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि यह भुगतान त्योहारों से पहले एक ही इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, न कि पहले की तरह 4 हिस्सों में। मुख्य डिप्टी सीएम के इस निर्णय से किसानों को वित्त सुविधा मिलेगी और उनके मेहनत की पूरी कीमत उन्हें सही समय पर प्राप्त होगी। खाते में सीधे समय से आ जाएगा, उसमें संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी है और ये बड़ी ही हर्ष का विषय है कि त्योहार से पहले किसानों के खाते में वह अंतर की राशि भी एक मुश्त आ जाएगी। 4 किस्त वाली बात नहीं, एक मुश्त आ जाएगी। कांग्रेस शासनकाल में हुए फरवरी 2023 को हुए कांग्रेस महाधिवेशन में एक साथ छत्तीसगढ़ में मंच साझा करने के बाद अब फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ आने के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित रैली में दोनों नेता शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, पिछले 2 साल में बीजेपी सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया, 4 बार बिजली की दर बढ़ाई। अब विद्युत आयोग में जन सुनवाई चल रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है और साथ ही केंद्र ने सेस भी कम कर दिया है। बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने एक बार बड़ी सफलता हासिल की है। थाना छसबल में बता दें कि कंपनी और टीम की संयुक्त कार्रवाई में बीच सड़क पर 10-10 किलोग्राम की 2 शक्तिशाली एलईडी बरामद किए गए। दोनों बमों को बता दें कि मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया है। संयुक्त टीम गुरुवार को बता दें कि मार्ग पर डिमाइनिंग अभियान पर निकली थी। तलाशी के दौरान पाया गया कि सड़क के बीचों बीच एलईडी को सीरीज में लगाया गया, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए दोनों एलईडी को नष्ट कर मार्ग को सुरक्षित घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा आज शुक्रवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। मंडल द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है, जहाँ अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान बता दें कि दल सक्रिय रहेंगे और केंद्रों
केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेंगे। गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं और केंद्र अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों की परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। रायपुर में 2 लोगों की सनक की हद पार होते हुए नजर आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय नोजल पर लाइटर जलाकर आग लगाता हुआ यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रायपुर में जब 2 युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचे तो पीछे बैठे युवक ने सिगरेट जलाने के लिए कहा, लेकिन बाइक सवार ने उसे मना कर दिया। इसी बात पर बाइक के पीछे बैठा युवक भड़क गया और पेट्रोल भरवाते समय बता दें कि आग लगा दी, जो कि तेजी से फैल गई। पेट्रोल के नोजल पर ही आग लगाने के बाद कर्मचारी और आरोपी दोनों घबरा गए थे, क्योंकि आग तेजी से भड़क गई थी और इसकी लपेटें आरोपी भी गिरती हुई नजर आ रही थी। और पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की सूझबूझ दिखाते हुए मशीन की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। इस मामले पर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने शिकायत दर्ज करा दी है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंखाजूर में बता दें कि वर्ष पूरा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्य और आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। अध्यक्ष के अनुसार बीते 1 साल में नगर में विभिन्न वार्डों में लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। इस दौरान नगर में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए भवन निर्माण, सामुदायिक ढांचे, स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल से जुड़े कार्य किए गए हैं। कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की गई है। वहीं जल संकट को देखते हुए बोर खनन और पानी की उपलब्धता पर भी काम किया गया है। रुपया का काम क्या विकास कार्य किए हैं, जिसमें महातारी घाट लगभग 7 लाख का, आपती प्रतिष्ठालय 50 लाख का, सांस्कृतिक भवन लगभग 40 लाख का, डोम सेट लगभग 40 लाख का, सांप्रदायिक भवन लगभग 20 लाख का। वर्तमान में 2026 में आपको 2 करोड़ का रोड नाली जो वर्तमान में हम टेंडर लगाए हैं, जिसका काम अति शीघ्र शुरू होने वाला है। और आपको 10 लाख का ई रिक्शा, जो हमने घर घर से स्वच्छता दीदियों ने कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा का 3 ई रिक्शा का व्यवस्था की है। उसके लिए डस्टबिन भी मंगाए, जो कहीं भी कचरा चाय दुकान ठेले में ना, बाहर में ना गिराए, जो हर दुकान में हमने दिए। और आने वाला समय में हमने 22 लाख का हमने 1 साल में बोर खनन किया, जो अभी हमने 12 लाख का बोर खनन गर्मी का पहले ऑलरेडी करके हमने तैयारी के साथ में है, जो जनता को पानी के लिए, आम नागरिक को पानी के लिए कोई समस्या ना हो। पंखाजूर के वार्ड 2 से बता दें कि जनता की नाराजगी की खबर सामने आई है। इस वार्ड में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है, खासकर नाली निर्माण और जल निकासी के मामलों में। बरसात के दिनों में वार्ड में जल भराव और गंदगी की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आम लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर शिवसेना पार्षद ने मिलकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द नाली निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। वार्डवासियों का कहना है कि कई बार उन्होंने ये मांग उठाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समस्या नाली का समस्या है, और बहुत दिन से ऐसा सुनने में आया कि नाली स्वीकृत हो गया, लेकिन रास्ते का चौड़ीकरण कम होने की वजह से नाली बना नहीं पा रहा है नगर पंचायत से। नगर पंचायत को हम लोगों ने 2-3 बार लिखित दिया। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, उन महोदय को बुला के
मोहल्ले वाले ने कहा कि अगर हम लोग द्वारा की अतिक्रमण किया गया रोड के ऊपर तो हम लोग सब छोड़ देंगे। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? नाली बने और किसी ने अगर अतिक्रमण किया उसको नाप के तो अतिक्रमण हटा जाए। ये जानकारी मैं अपने सीएम सर को दिया हूँ। अब नाली का जो मांग है, मांग पुराना है। 2009 या 10 का मुद्दा है नाली का। पहले पूरा और बस विरोध था, अब कुछ लोगों द्वारा नाली निर्माण के लिए बाधाएं डाल जा रहा है। कई बार शासन को इसको जानकारी दी गई, एसडीएम सर को, सीओ सर को, नगर पंचायत अध्यक्ष को, सभी पार्षद लोगों को, उपाध्यक्ष को सबको जानकारी है। नाली का काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। ये अवगत मेरे को दिया है सीएम सर ने कि 2-4 महीने का नाली काम चालू किया। गंदगी की बात है कि वो सफाई कर रहा है, सफाई कर्मी हमेशा अपना सफाई कर रहा है और आप चाहेंगे कि सफाई ऑटोमेटिक। इस मोहल्ले का जो सड़क है बहुत ही सकरी है। कुछ लोगों तो हमारा बाउंड्री वाल को किया, उसको नाप भी हो चुका है। पटरी सर ने किया, रही पटरी नाप किया, सब वॉल 1.5 मीटर 2 मीटर सबको वॉल फंस रहा है। तो ये वहाँ काम कब तक शुरू हो जाएगा? काम तो टेंडर लग चुका है, जब टेंडर खुलेगा तो काम चालू हो जाएगा। मैं विजय पटनायक पखानजोर वार्ड क्रमांक 2 का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में लगभग 25-30 सालों से नाली आधा अधूरा पड़ा हुआ है। आज तक नाली बना नहीं। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, कई पार्षद आए, अध्यक्ष आए गए। हमेशा इन लोग गोलमोल घुमाता रहा और कुंभ करने की नींद सोता रहा। वर्तमान हमारे पार्षद नए हैं, अध्यक्ष नए हैं और अधिकारीगण ये भी नए हैं। अब देखने की बात है इन लोग नाली निर्माण करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या फिर इन लोग कुंभ करने की नींद सोते हैं। देखने की मेरा सबसे बड़ा दिक्कत है, मेरा नहीं, मेरा पूरा मोहल्ला का दिक्कत है। यहाँ नाली का बड़ा प्रॉब्लम है। ये नाली नहीं बन पा रहा है, रास्ता नहीं बन पा रहा है। इसके लिए ना हम सब परेशान है। पूरा कचरा धो के बाहर से निकाल के पूरा रास्ते में अपने अपने घर घुस जा रहा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, बाकी हमको कलेक्टर जाना बाकी रह गया है। बाकी तो हमको बस तुरंत नाली बने यही चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले में बता दें कि सैन समाज ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। सामाजिक परिवेश और टूटते रिश्तों को बचाने के लिए सैन समाज ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और अब सगाई और शादी से पहले कोई भी लड़का या लड़की मंगेतर से चुपके से बात नहीं करेगा। यदि मंगेतर को बात करना भी होगा तो वो परिवार के सदस्यों के बीच बातें करेंगे। ऐसा नहीं करने पर दोनों के बीच बात नहीं होगी। इस फैसले को लेकर समाज के जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक ने कहा है कि समाज में टूटते रिश्तों को लेकर कई सारे मामले सामने आ रहे थे। पहले रिश्ते में सुनवाई होती थी पर चर्चाएं नहीं, और हम इन टूटे हुए रिश्तों के जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है। हमने मंथन किया कि तब ये बात समझ में आई कि आधुनिकता के दौर में मोबाइल परिवारों को तोड़ रहा है। तब हमने जो पुराने नियम चले आ रहे थे उनमें बदलाव करते हुए निर्णय लिया कि सगाई के बाद और शादी होने तक कोई भी मंगेतर एक दूसरे से निजी बात नहीं करेंगे। यूँ कह सकते हैं कि मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। पहला बिंदु, अगर बालोद जिला अंतर्गत सैन समाज का कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित पाया जाता है तो उसके साथ और उसके पूरे परिवार के साथ रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया जाएगा। इसमें दूसरा बिंदु ये है, सगाई का समय जो है 2 बजे तक निर्धारित किया गया। 2 बजे तक आपको पहुंचना ही है और उसमें भी 15 से 20 लोगों के साथ, ज़्यादा व्यक्ति लेके नहीं आना है। इसमें तीसरा बिंदु ये है कि शादी में गोदेली बेला जो होता है उससे पहले आपको पहुंचना है और गोदेली बेला में ही आपको शादी मुहूर्त में ही शादी करना है। ऐसा नहीं कि पहले जैसे होता था रात में 10 बजे 12 बजे 4 बजे, वो सब सिस्टम बंद कर दिया गया है। और इसमें जूता छुपाई वाला जो साली के द्वारा किया जाता है उसको भी हम लोगों ने बैन कर दिया है अपने समाज में, क्योंकि विवाद का कारण वही बनता है शादी वर विवाह में। सगाई के बाद और शादी से पूर्व लड़की लड़का जो मोबाइल में बात करते हैं और बात करते करते इतना क्लोज हो जाते हैं कि अपने भविष्य को नहीं देखते और पूर्व में जो उनके साथ घटना घटी रहती है एक दूसरे को बताते हैं और भविष्य में फिर ये बहुत बड़ा शादी तलाक का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये सेन समाज में पुरानी नियमावली थी, उस नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं बनाए गए थे। जैसे जो रिश्ते टूट जाते हैं उसके बारे में सोचा नहीं जाता था आखिर वो रिश्ता क्यों टूटा है। जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये मोबाइल के माध्यम से जो बातचीत होती है, सगाई मंगनी, सगाई के बाद और शादी के पहले लड़कियों में
लड़के में जो बातचीत होती है मोबाइल के माध्यम से, वो मोबाइल बहुत बड़ा घातक रूप में हमारे समाज के सामने आया है। और इसलिए हम लोगों ने ऐसा नियम बनाए हैं कि सगाई के बाद और शादी से पहले लड़की और लड़कों में बातचीत न हो। अगर ज़रूरी हो तो वो अपने माता पिता के समक्ष बातचीत हो। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।